हाय एवरीवन, आई एम दीपाली एंड वेलकम टू माय चैनल सिविल दीपाली। अगर आप एक सिविल इंजीनियर स्टूडेंट्स हैं एंड वांट टू प्रिपेयर फॉर गेट सिविल इंजीनियरिंग पेपर, देन दिस चैनल इज फॉर यू ऑल। और आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम सीखने वाले हैं वाटर कंटेंट और कितने मेथड्स होते हैं वाटर कंटेंट को फाइंड आउट करने में। तो बहुत ही ज्यादा डिटेल में हम पढ़ेंगे हर एक मेथड को, उनके क्वेश्चंस को और किस टाइप से हमें डील करना है उनके क्वेश्चंस को, वो भी हम पूरा सीखेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले अपन समझते हैं कि वाटर कंटेंट होता क्या है। सो दिस वर्ड इटसेल्फ मींस कि एक सॉइल है जिसके अंदर वाटर है, एयर है एंड सॉलिड पार्टिकल्स है, राइट। सो देयर इज अ 3 फेज डायग्राम वी आर इंक्लूडिंग इन जनरल। अब इसके अंदर जो वाटर का वेट कितना है अपॉन सॉलिड्स का वेट कितना है। लेट्स से दिस इज अ फेज डायग्राम ऑफ एनी सॉइल एंड हियर आर द सॉलिड पार्टिकल्स। सो दीज आर द सॉलिड्स, देन वी हैव द वाटर एंड वी हैव द एयर। नाउ अब जरूरी नहीं है हर एक सॉइल के अंदर 3 फेज डायग्राम हो, देयर कैन बी 2 फेज ओनली। लेट्स से फॉर अ ड्राई सॉइल वाटर इज नॉट प्रेजेंट एंड फॉर अ कंप्लीट सैचुरेशन सॉइल द एयर इज नॉट प्रेजेंट, बट इन जनरल वी आर टेकिंग द 3 phases of the soil. Now here is WS. WS represents the weight of the solid present in a soil and WW represents weight of the water in a soil. Now the water content is represented by the W, which is equal to WW upon WS. So this is we have to learn the water content is equal to weight of the water upon weight of the solid present inside the soil. Now one thing very clearly that the bottom part should be the weight of the solids of the soil, not the complete soil. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। अब इसके आगे सबसे पहले मेथड की तरफ अपन बढ़ते हैं, विच इज ओवन ड्राइंग मेथड। सबसे ज्यादा एक्यूरेट मेथड माना जाता है और सिंपल होता है काफी। इसमें करना क्या होता है, वी हैव टू टेक एन एम्प्टी कंटेनर जिसका सबसे पहले अपन ने वेट ले लिया है, जैसे विच इज W1, और उसके बाद उस कंटेनर के अंदर हम उस पर्टिकुलर सॉइल जिसका हमें निकालना है वाटर कंटेंट कितना है वो हमने डाल दिया और उन दोनों का अब साथ में वेट ले लिया है। सो W2 विल बी वेट ऑफ द कंटेनर प्लस वेट ऑफ द सॉइल। नाउ W3 विल बी, जब हमने इस मॉइस्ट सॉइल को ओवन ड्राई में रखा है ना, वी हैव ड्राइड द सॉइल फॉर 24 आवर्स इन एन ओवन। एक पर्टिकुलर फिक्स टेम्परेचर में हमने ओवन के अंदर 24 आवर्स के अंदर सॉइल को रखा, तो द सॉइल विल बिकम ड्राई और फिर उसके बाद उसका हमने वेट निकाला। सो बेसिकली अगर हम सबट्रैक्ट करते हैं W2 से W3, वी विल गेट द मॉइस्चर कंटेंट, द वाटर कंटेंट, है ना, द वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल अपॉन W3 माइनस W1 विल बी गिविंग मी द वेट ऑफ द सॉलिड, बिकॉज in the dry soil the total weight is equal to weight of the solid, because air do not have any weight. So for the dry soil the total weight will be considered as a weight of the solids present in the soil, and if we subtract W2 by W3 we'll get the water present inside the soil. Now this will be the formula of the water content. पर अब इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है, इट कैन बी इन द इंटरव्यूज, इट कैन बी इन द प्रैक्टिकल एग्जाम्स और इन योर गेट एग्जाम्स, कि क्या टेम्परेचर रखना चाहिए फॉर पर्टिकुलर टाइप ऑफ सॉइल और कितने टाइम तक इसे हमें रखना चाहिए। तो देखिए, अगर हमारे पास सॉइल एक इनऑर्गेनिक सॉइल है, ठीक है, टेम्परेचर हमें 105 से 110 डिग्री सेल्सियस तक रखना चाहिए। ध्यान में रखें 110 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर नहीं जाना चाहिए। पीछे का लॉजिक समझिए। हमारी सॉइल के अंदर ना बहुत सारे वाटर होते हैं जिनको हमने कैटेगराइज कर रखा है, एंड वन ऑफ द वाटर इज ए स्ट्रक्चर वाटर। स्ट्रक्चर वाटर का मतलब है जैसे ये सॉइल पार्टिकल्स है और इनके बीच के ये जो पार्टिकल्स है ना, उनके लैटिस के बीच में जो पानी स्टोर्ड होता है, विच इज द स्ट्रक्चरल वाटर। क्योंकि स्ट्रक्चरल वाटर जो है वो हम कैलकुलेट नहीं करते हैं इनटू द वाटर कंटेंट। तो अगर हमने 110 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर कर दिया तो वो भी लूज हो जाएगा, यानी कि वो भी हमारे वाटर कंटेंट के अंदर इंक्लूड हो जाएगा, एंड दिस विल लीड टू द रॉन्ग कैलकुलेशन। इसीलिए ध्यान में रखें टेम्परेचर इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, 110 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फिर बात करूं अगर ऑर्गेनिक सॉइल की, तो ऑर्गेनिक सॉइल का टेम्परेचर जो है वो 60 डिग्री सेल्सियस तक रहना चाहिए, और जिसके अंदर जिप्सम हो तो 80 डिग्री सेल्सियस तक रहना चाहिए। और कब तक रखना चाहिए हमें? फॉर लाइक 24 आवर्स वी हैव टू ड्राई द सॉइल। नाउ दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द ओवन ड्राई मेथड, राइट। अब अपन एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं जो आया था SSC JEE 2015 के अंदर। बहुत सिंपल है, देखिए, इन एन ओवन ड्राई मेथड द सॉइल इज केप्ट इन द ओवन फॉर हाउ मेनी आवर्स। वेरी वेरी सिंपल, अभी जस्ट मैंने बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। इट विल बी 24 आवर्स। द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर B, 24 आवर्स, ठीक है। सो दिस इज द आंसर, राइट। नाउ नेक्स्ट important, very very important method is
पिक्नोमीटर मेथड। पिक्नोमीटर का मतलब होता है एक वाटर का जार टाइप होता है, ठीक है, जो कि 900 ml का होता है। और ये थोड़ा सा लेस एक्यूरेट है ओवन ड्राइंग मेथड से, लेकिन काफी क्विक मेथड है ना। इट डू नॉट कंज्यूम अ होल डे, क्योंकि ओवन ड्राइंग का एक लिमिटेशन देखें तो इट कैन टेक अबाउट अ 1 day टू फाइंड आउट द वाटर कंटेंट ऑफ अ सॉइल। बट पिक्नोमीटर में ऐसा नहीं होता है। इट विल बी क्विकर than the oven drying method but less accurate as compared to oven dry method. This is important. Second thing, just a second. Yes. Second thing is, अब हमें इस मेथड को कब यूज करना चाहिए, है ना। अगर हमें सॉइल का स्पेसिफिक ग्रेविटी पता है, क्या पहले हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना पड़ेगा सॉइल का, उसके बाद ही हम वाटर कंटेंट निकाल सकते हैं। सो दिस में करना क्या होगा, एक जार है, पिक्नोमीटर इज अ जार जो कि 900 ml का होता है, बॉटल टाइप। उसका हमें एम्प्टी वेट लेना है सबसे पहले, एंड दैट एम्प्टी वेट विल बी W1। उसके बाद देखो W2 क्या है, पिक्नोमीटर का वेट, और उसके अंदर हमने जब सॉइल डाली उसका वेट, ठीक है, तो दैट इज W2। W3 इज वेट ऑफ द पिक्नोमीटर, सॉइल उसके अंदर ऑलरेडी डली हुई है। अब जो बचा हुआ एम्प्टी स्पेस है, लेट्स सपोज आपने जो भी सॉइल ली थी, है ना, हमें बहुत कम सॉइल लेनी पड़ती है, लेट्स से 200 to 200 ml जितनी सॉइल ही हम ले सकते हैं उसके अंदर। उसके बाद हमें क्या करना है, बचे हुए कंटेनर के अंदर हमें वाटर फिल करना है, ठीक है। अब हमें पूरा कंप्लीट एम्प्टी कर देना है विद द सॉइल एंड एवरीथिंग, और इस पिक्नोमीटर में सिर्फ हमें पानी डालना है। तो हमने किया क्या, एम्प्टी पिक्नोमीटर का वेट लिया, पिक्नोमीटर प्लस सॉइल का वेट लिया, पिक्नोमीटर सॉइल प्लस बचे हुए में वाटर फिल किया। अब हमने सब कुछ खाली करके इसके अंदर वाटर फिल करके W4 वेट निकाल दिया। अब देखते हैं इसका एप्लीकेशन क्या होता है, हमने ये सब क्यों किया है, इसका डेरिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके सेमेस्टर में भी पूछा जा सकता है। सबसे पहले जानते हैं वाटर कंटेंट क्या होता है। सो सबसे पहले वेट ऑफ द वाटर अपॉन वेट ऑफ द सॉलिड इनटू 100 क्यों किया, अगर हमें परसेंटेज में निकालना तो हम 100 से कर लेंगे मल्टीप्लाई, और अगर हमें सिर्फ डेसिमल्स में निकालना है तो बिना 100 के भी काम चल जाएगा। अब दूसरा देखो, ध्यान से समझना, W2 क्या कह रहा था, W2 इज वेट ऑफ द पिक्नोमीटर प्लस वेट ऑफ द सॉइल, जिसके अंदर वाटर भी है एवरीथिंग भी है, और W1 हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमने पिक्नोमीटर का वेट निकाल दिया। अगर ये तो W2 माइनस W1 को हम देखें तो इट विल बी W total of soil, yes or no, राइट, क्योंकि हमने पिक्नोमीटर प्लस सॉइल के वेट से पिक्नोमीटर को हटा दिया तो बचा क्या, वेट ऑफ सॉइल, राइट। सो दिस इज टोटल वेट ऑफ सॉइल। अच्छा, टोटल वेट ऑफ सॉइल, मैं यहाँ पर एक वापस पेज डायग्राम बनाती हूँ, लेट्स से हियर। तो अगर मैं यहाँ पर मेरा सॉलिड है, ये मेरा वाटर है, ये मेरा एयर है, ये टोटल वेट है W टोटल, है ना। इसके अंदर अगर मैं ये WS निकाल दूं, क्योंकि एयर का कोई भी वेट नहीं होता है, तो बचा हुआ वेट क्या हुआ मेरा, W। यस, तो अगर मुझे ये वाली चीज पता पड़ जाए और इसी को मैं डिवाइड कर दूं WS से, तो निकल गया मेरा वाटर कंटेंट। बस इतना सा है, सिंपल सा फॉर्मूला। अब देखो जरा, थोड़ी सी कैलकुलेशन यहाँ पे हमें करनी है। सबसे पहले मास वेट बाय वॉल्यूम, हमें पता है वो क्या होता है मेरा, यूनिट वेट, है ना, यूनिट वेट। अगर हम मास बाय वॉल्यूम लेते हैं तो डेंसिटी होता है, वेट बाय वॉल्यूम होता है तो यूनिट वेट होता है। और ये यूनिट वेट किसका है, अगर हमने सॉलिड्स का निकाला है तो सॉलिड्स का है, टोटल निकाला है तो टोटल का है, ठीक है। तो अगर मैंने WS लिया है, WS इज इक्वल्स टू BS इंटू गामा S, वेरी सिंपल। अच्छा, एक और फॉर्मूला हमें पता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज नथिंग बट वेट, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स अपॉन यूनिट वेट ऑफ वाटर, तो दैट विल बी गामा S बाय गामा W। तो गामा S को हम कैसे लिख सकते हैं, GS गामा W। बस थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए और हमने निकाल लिया VS। VS इज नथिंग बट WS अपॉन G गामा W। पर हमने W4 को किससे इक्वेट किया, सी W4 का मतलब क्या है, जितना भी मेरा सॉलिड है जो मेरा W3 में था, अगर मैं उसको रिप्लेस करके उसी इतने ही वॉल्यूम के अंदर वाटर को ऐड कर दूं तो वही चीज मेरी W4 हो जाएगी। क्योंकि हमने किया क्या था, W4 में पूरा हटाकर जार को कंप्लीटली वाटर से फिल कर दिया था, और W3 में क्या था, सॉलिड्स भी था और वाटर भी था। बट अगर सॉलिड्स को मैं वाटर से रिप्लेस कर दूं तो मेरा क्या हो जाएगा, W4 हो जाएगा। बस इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हमने पूरा फॉर्मूला डिराइव किया। सो W4 विल बी नथिंग बट W3 माइनस WS, यानी वेट ऑफ द सॉलिड्स को हटाया, उतनी ही वॉल्यूम का मैंने क्या ले लिया है, वेट ऑफ द वाटर। तो ये चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है, VS। रिमेंबर, अभी हमने थोड़ी सी देर पर पहले डिराइव किया था, सो दिस इज VS। और इसको अगर मैंने VW से कर दिया, यानी वॉल्यूम इनटू यूनिट वेट ऑफ वाटर विल बी नथिंग बट वेट ऑफ द वाटर, राइट। तो ये निकल गया हमारा
फॉर्मूला। इसको हमने बस थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, रीअरेंज करना है, एंड आवर फॉर्मूला विल बी दिस, दैट इज W2 माइनस W1 अपॉन W3 माइनस W4 होल इनटू G माइनस 1 अपॉन G होल माइनस 1 इंटू 100। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड शायद अभी आपको लग रहा है, बट जैसे जैसे आप न्यूमेरिकल्स करेंगे और इसे यूज करेंगे आपको बहुत सिंपल लगेगा, बहुत ईजी लगेगा। सो दिस विल बी द वाटर कंटेंट। अच्छा, ये जो वाटर कंटेंट है वो हमारा यहाँ से निकल के आ, एक बहुत सिंपल चीज समझते हैं। हमारा ये जो पिक्नोमीटर है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, है ना। इंटरव्यूज में आपसे ये जरूर या प्रैक्टिकल एग्जाम्स में आपसे पूछ सकते हैं कि ये जो पिक्नोमीटर का मेथड सबसे ज्यादा सुटेबल कौन सी टाइप के सॉइल के लिए और क्यों है। तो समझिए, कोर्स सैंड में ना बहुत इजीली ये हमारा पिक्नोमीटर यूज होता है, लेकिन फाइन सैंड में नहीं होता। क्या प्रॉब्लम होती है फाइन सैंड में? फाइन सैंड में क्योंकि पार्टिकल्स बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं, तो जैसे ही हम W3 लेते हैं, रिमेंबर W3 में क्या होता है, हमने सॉलिड्स भी लिया है और इसी के अंदर हमने वाटर डाला, तो जब हम ये डालते हैं ना तो बीच में एयर ट्रैप भी हो जाता है। क्या हो जाते हैं? एयर ट्रैप हो जाती है। अब इस एयर ट्रैप का क्या नुकसान है, समझो। जहां जहां पर मेरे सॉलिड का वॉल्यूम होना चाहिए था वहां पर क्या है, एयर है, तो उसकी वजह से हमारा कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, तो फाइन सॉइल के लिए पिक्नोमीटर में हम वाटर को नहीं ऐड करेंगे। अगर आपसे कहा जाता है हमें फिर भी अगर पिक्नोमीटर का यूज करना है तो हमें क्या लिक्विड यूज करना चाहिए, हमें कैरोसिन का यूज करना चाहिए, बिकॉज कैरोसिन डालने से वो कंप्लीटली फिल कर देगा और कोई भी एयर ट्रैप नहीं रखेगा, तो इससे हमारा कैलकुलेशन एकदम करेक्ट हो जाएगा। सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ पिक्नोमीटर। अब एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं जिससे ना आपको एक अंडरस्टैंडिंग होगी कि पिक्नोमीटर को यूज कैसे करना है, इसके टाइप के क्वेश्चन कैसे करना है। कंटेंट हमें निकालना है सॉइल का, ठीक है, और हमें क्या क्या गिवन है, पहला गिवन है वेट ऑफ द पिक्नोमीटर एंड वेट ऑफ द सॉइल सैंपल, ठीक है। फिर लिखा हुआ है वेट ऑफ द वाटर कंटेंट, वेट ऑफ द सॉइल एंड वाटर फिलिंग द रिमेनिंग। तो याद आ रहा है ये वाला चीज हमें, ये जो 12 न्यूटन है, ठीक है, ये क्या बता रहा है, दिस इज नथिंग बट W2, राइट। और ये चीज क्या है मेरी, ये 20 न्यूटन विल बी W3। इस तरीके से हमें याद रखना है। फिर अच्छा, वेट ऑफ कंटेनर प्लस वाटर, यानी कि पूरा हटाकर हमने पानी डाल दिया, दैट इज W4, राइट। और लास्ट ही लास्ट एम्प्टी पिक्नोमीटर विच इज नथिंग बट W1। हमें GS गिवन है, वाटर कंटेंट निकाल लीजिए, बहुत सिंपल है। फॉर्मूला देखेंगे, water content will be equals to W2 minus W1 upon W3 minus W4 whole into G minus 1 upon G minus 1 whole into 100। सिंपल है, हमारे पास W1 इज, ये हमें फॉर्मूला पता है, बस अब कुछ नहीं करना है, फटाफट से इस फॉर्मूले के अंदर हम लिख लेंगे। सो W2 माइनस W1 दैट मीन्स 12 माइनस 7 अपॉन 20 माइनस 17 whole into 2.65 minus 1 upon 2.65 whole minus 1 into 100, and it will come out to be in the percentage, and it will be 3.7 परसेंटेज ऑफ वाटर कंटेंट इज प्रेजेंट इनसाइड द सॉइल, ठीक है। तो इस तरीके से हमें फाइंड आउट करना है। अब आप ये समझेंगे कि हमें W1 W2 W4 कैसे पता पड़ेगा, तो हमें बस सिंपली इस तरीके से हमें पता लगाना है ना। अगर हमें W1 W2 W3 W4 आइडेंटिफाई हो जाता है तो बहुत सिंपल हो जाएगा फॉर्मूले को मेमोराइज करना और यूज करना, राइट। चलिए, थर्ड टाइप के मेथड पर आते हैं विच इज कैल्शियम कार्बाइड मेथड। ऑल्सो इट इज अ फील्ड मेथड, जो आप ना हाईवे में भी पढ़ेंगे कि हाईवे में सबसे ज्यादा वाटर कंटेंट निकालने के लिए कौन सा मोस्ट प्रिसाइज्ड या यूज्ड मेथड होता है, विच इज कैल्शियम कार्बाइड मेथड। इसे रैपिड मॉइस्चर मीटर मेथड भी कहते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, एक है सॉइल, और उस सॉइल के अंदर हम क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बाइड ऐड कर देते हैं विच इज नथिंग बट CaC2, ठीक है। इसको ऐड करने से कौन सी गैस निकलती है, एसिटिलीन गैस निकलती है, ठीक है। और जब ये गैस निकलती है तो वो जितना प्रेशर अप्लाई करती है उसी के इक्विवेलेंट हम निकालते हैं परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर कंटेंट। तो पहले हमें वाटर कंटेंट सिंपली नहीं मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, परसेंटेज ऑफ वाटर कंटेंट। परसेंटेज ऑफ वाटर कंटेंट का मतलब समझिए, जिसे हम W' से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है वेट ऑफ वाटर अपॉन टोटल वेट ऑफ सोइल। आया समझ में? तो अब हमें
ये परसेंटेज ऑफ वाटर कंटेंट से वाटर कंटेंट निकालना पड़ेगा, जो हमें कैलकुलेशन से निकालना पड़ेगा। कैलकुलेशन ये होगा विच इज W वाटर कंटेंट विल बी इक्वल्स टू W डैश अपॉन 1 माइनस W डैश। अब कैसे आया ये, इससे भी समझ लेते हैं। हमें पता है W डैश यानी परसेंटेज ऑफ वाटर कंटेंट इज नथिंग बट वेट ऑफ द वाटर अपॉन टोटल वेट ऑफ द सॉइल इनटू 100, राइट। अब क्या लिख सकते हैं इसे, WW अपॉन WS प्लस WW, क्योंकि मुझे पता है जो टोटल वेट है ना, वो नथिंग बट WS बट WW वेट ऑफ एयर इज नॉट इंक्लूडेड। तो इस हिसाब से ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल है। अच्छा, अगर मैंने इसके अंदर WS से दोनों न्यूमरेटर और डिवाइडर से डिवाइड करा तो मुझे क्या मिल जाएगा, WW अपॉन WS विल बी नथिंग बट W, तो यहाँ पर W अपॉन 1 प्लस W रीअरेंज करने पर हमें ये मिल जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगर इन केस कोई ऐसा न्यूमेरिकल भी आता है आपके एग्जाम में जहां पर परसेंटेज ऑफ वाटर कंटेंट है, तो दिमाग लगाइएगा, परसेंटेज का मतलब होता है W डैश ना कि W, और उस W डैश से हम W कैसे निकालेंगे, W डैश अपॉन 1 माइनस W इंटू 100, राइट। सिंपल था ये काफी मेथड, और ये यूज होता है इन द हाईवे कंस्ट्रक्शंस। नाउ फोर्थ मेथड सैंड बाथ मेथड, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है ओवन ड्राई से, और ये कभी यूज होता है जब ओवन ड्राई नहीं अवेलेबल है। तो इसमें हम करते क्या है, वही सेम फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। कंटेनर लेंगे और सॉइल का वेट लेंगे, फिर उसके बाद उसे ड्राई करके उसका वेट लेंगे, और हमारा फॉर्मूला होगा W2 माइनस W3 अपॉन W3 माइनस W1 इंटू 100। बट इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब ओवन नहीं है तो किसमें हम हीटअप करेंगे, केरोसिन स्टोव में हम हीट करेंगे। सैंड के अंदर जो सैंड है, सैंड बाथ है, उसके अंदर पहले से हीट ट्राई करेंगे और हीट करेंगे फिर केरोसिन स्टोव से। ठीक है, तो ये सैंड बाथ का मेथड है, सेम होता है ओवन ड्राई से, लेकिन कब यूज होता है जब ओवन ड्राई प्रेजेंट नहीं है, राइट। अब इसका एक लिमिटेशन है ना, अगर आपसे पूछा जाता है कि क्यों अगर सैंड बाथ अगर है तो ओवन ड्राई की क्या जरूरत है, राइट, या फिर ऐसा कह सकते हैं इनमें क्या मेजर डिफरेंस है। सी, ओवन ड्राई में हमारा टेम्परेचर फिक्स्ड है, लाइक वी कैन कंट्रोल द टेम्परेचर कि वो 105 से 110 ही होगा, या फॉर द ऑर्गेनिक सॉइल ओनली 60 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो इस तरीके से हम फिक्स कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। बट जो सैंड बाथ है उसमें हमारा कंट्रोल नहीं है टेम्परेचर का, इट कैन वेरी, इट कैन इंक्रीज, राइट। तो ऐसे में क्या होगा, हमारा स्ट्रक्चर वाटर लूज होने के भी चांसेस है, तो ये थोड़ा सा लेस एक्यूरेट माना जाता है। क्लियर है, चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट फिफ्थ मेथड, एल्कोहल मेथड, जो कि वेरी रैपिड, बहुत ज्यादा इजीली होता है लेकिन बहुत ज्यादा कम एक्यूरेट होता है। समझते हैं हम इसके अंदर हमें करना क्या है। इसके अंदर हमें वही जो हम ओवन ड्राई में करते हैं, हीट करके ड्राई सॉइल निकालते हैं, वैसा ही करना, लेकिन इसमें एक हमें मिथाइलेटेड स्पिरिट को ऐड करना है सॉइल के साथ। उससे होगा क्या कि जितना भी जो मॉइस्चर है वो स्पिरिट के साथ ही मिक्स होके क्या होगा, फटाफट से इवेपोरेट हो जाएगा, हट जाएगा, है ना। तो इनिशिएट करने से वो सारी चीजें फटाफट से हट जाएगी, और जब वो कूल होगी उसके बाद हम उसका वेट ले लेंगे। सेम है, लेकिन हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से उसे ड्राई कर रहे हैं। तो ओवन ड्राई में हम ओवन की हेल्प ले रहे हैं, सैंड बाथ में हम सैंड बाथ का हेल्प लेके ड्राई कर रहे हैं, और एल्कोहल मेथड में हम स्पिरिट का यूज करके उसे ड्राई कर रहे हैं। बट मेथड इज सेम, बट अगेन इट इज अगेन लेस एक्यूरेट, क्योंकि इसके अंदर भी स्ट्रक्चर वाटर के लूज होने के चांसेस है, और कैलकुलेशंस में भी लेस एक्यूरेट है ये, राइट। Now, sixth method is a torsion balance method. काफी इंपॉर्टेंट मेथड है, लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंटल मेथड है। इसके अंदर हम यूज करते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन। क्या यूज करते हैं, अगेन ये भी ओवन ड्राई जैसा ही है, लेकिन ओवन ना यूज करके हम क्या यूज कर रहे हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन यूज कर रहे हैं, ताकि हम सॉइल को ड्राई कर सके। ठीक है, ड्राई एंड वेइंग आर डन साइमल्टेनियस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपसे किसी एग्जाम में या इंटरव्यूज में, प्रैक्टिकल एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसा मेथड बताइए जो आपका ड्राई और वेइंग एक साथ करता हो, यानी कि जब हम वे कर रहे हैं उसके साथ साथ वो ड्राई भी करता जा रहा है, तो ये होता है टॉर्शन बैलेंस मेथड में। और ये सबसे ज्यादा यूज कौन सी साइड में सॉइल में होता है, ऐसी सॉइल जो ज्यादा से ज्यादा मॉइस्चर को एब्जॉर्ब फटाफट कर लेती है, यानी कि लेट्स से सपोज देयर इज अ वेरी हाई मॉइस्चर कंटेंट इन द एटमॉस्फेयर। अब ऐसे केस में जो मेरी सॉइल है वो क्या करेगी, जल्दी से जल्दी एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगी, वाटर को एब्जॉर्ब करने की कोशिश, तो हमारा कैलकुलेशन रॉन्ग हो सकता है, राइट। वो ड्राई सॉइल नहीं हो पाएगी, इसीलिए ड्राइंग और वेइंग एक साथ होता है इन द टॉर्शन बैलेंस विद द हेल्प ऑफ दिस इंफ्रारेड रेडिएशंस, राइट। तो सिंपल मेथड है, ओवन ड्राई जैसा ही है। लास्टली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रेडिएशन मेथड। रेडिएशन मेथड बहुत सिंपल है, ये ना इन सीटू मेथड है। इन सीटू मेथड का मतलब क्या होता है इसे समझते हैं। ये ना कई बार आपके आरसीसी में भी बोला जाता है, ये वर्ड काफी न्यू
यूज होता है सिविल इंजीनियरिंग में। इन सीटू का मतलब होता है हमने ना सॉइल को बाहर नहीं निकाला, एक ऐसा मेथड जिसमें हम सॉइल को नहीं निकाल रहे, हम इंस्ट्रूमेंट को ही सॉइल के अंदर डाल रहे हैं ताकि हम एक्यूरेट मेथड से सॉइल का पूरा यूनिफॉर्मली उस सॉइल का वाटर कंटेंट निकाल सके। तो हम करते क्या है, ये मेरा ग्राउंड है, दिस इज द ग्राउंड वी हैव, और इसके अंदर ना हम स्टील कास्टिंग करते हैं, ठीक है, 2 स्टील कास्टिंग करते हैं और उसके अंदर हम कैप्सूल डालते हैं। सो दिस इज अ कैप्सूल जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, कोबाल्ट 60 के रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स प्रेजेंट है, और वो जब यहाँ से रेडिएट होंगे, है ना, तो वो क्या रिएक्ट करेंगे, वाटर से रिएक्ट करेंगे, एंड ऑन रिएक्शन ऑफ कोबाल्ट 60 एटम्स विद द वाटर विल लूजेस द एनर्जी। और हमें देखना है कि यहां से लेके ये डिटेक्टर है ना, और ये कैप्सूल है जो एमिट कर रहा है कोबाल्ट 60 के, तो यहां से एमिशन हुआ और यहां से वो डिटेक्ट कर रहा है। अब हमें देखना है कि कितना एनर्जी लॉस हुआ है बीच में फ्रॉम दिस कैप्सूल टू द डिटेक्टर। जितना ज्यादा एनर्जी लॉस हुआ है उतना ही ज्यादा वाटर कंटेंट है, ठीक है। तो हाइड्रोजन एटम इन द वाटर ऑफ द सॉइल कॉजेज द स्कैटरिंग ऑफ द न्यूट्रॉन्स, थस मेक्स द लॉस ऑफ द एनर्जी बाय द न्यूट्रॉन्स, यानी कि जितना ज्यादा लॉस ऑफ एनर्जी होगा उतना ही ज्यादा वाटर कंटेंट होगा। सो दिस इज द ओनली मेथड विच इज used as a in situ method, and it uses the radioactive isotopes of cobalt 60, and it is representing the loss of energy directly proportional to the water content of the soil. तो दिस कंप्लीट्स विद द ऑल द टाइप ऑफ द मेथड्स। अब एक सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करते हैं वाटर कंटेंट का, जो कि गेट पे पूछा गया था क्वेश्चन, राइट। इसे सॉल्व करते हैं। An oven dry soil of volume 250 cc, weight 430 gram. If the specific gravity of the solids is 2.7, what is the weight of the water content when the soil becomes fully saturated without any change in its volume? And what will be the water content which will be fully saturated and increase in the volume equal to 10% of the original dry volume? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, डोंट वरी, अभी अपन बहुत इजीली इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। और अगर इस टाइप के क्वेश्चंस की अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आप बहुत अच्छे से कवर अप कर पाएंगे, बहुत अच्छे से इसे कर पाएंगे आप, है ना। चलिए इसको वन बाय वन सॉल्व करते हैं। ऑलराइट, सॉल्यूशन पार्ट। सबसे पहले हमारे को क्या गिवन है, एक ओवन ड्राई सॉइल का सैंपल है जिसका वॉल्यूम कितना है 250 सेंटीमीटर क्यूब है, और इसका वेट हमें गिवन है, यानी कि वॉल्यूम टोटल मुझे कितना गिवन है 250 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। और हमें पता है जब ड्राई सॉइल का वेट गिवन है विच विल बी नथिंग बट WS, तो हमें वेट ऑफ सॉलिड भी गिवन है, दैट इज 430 ग्राम्स। अगर मुझे स्पेसिफिक ग्रेविटी SG गिवन है, कितनी गिवन है 2.7, तो मुझे बताइए वाटर कंटेंट कितना होगा जब वो फुल्ली सैचुरेटेड होगा विदाउट एनी चेंज इन इट्स वॉल्यूम। तो पार्ट 1 करते हैं। सबसे पहला तो सिंपल है, हमें टोटल वेट वॉल्यूम गिवन है, वेट ऑफ द सॉलिड्स गिवन है, स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है। यहाँ पर ना एक फेज डायग्राम बनाते हैं, है ना, बहुत सिंपल फेज डायग्राम है। अगर मुझे ये ड्राई सॉइल है, ठीक है, ये ड्राई सॉइल है, तो इसके अंदर वेट ऑफ द सॉलिड्स होगा, ठीक है, बाकी एयर होगी, तो ये सॉलिड है, ये WS है, ठीक है, और वही टोटल वेट है, और ये V टोटल है, V टोटल, है ना। अब मैंने कहा कि एक ऐसा फेज डायग्राम बनाइए ड्यूरिंग द फुल्ली सैचुरेशन, है ना। तो फुल्ली सैचुरेटेड कब होगा, जब ये सॉलिड पार्टिकल्स हैं और बाकी सारा कितना है वाटर। यानी कि अगर मैं इस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड और अगर मैं ये वॉल्यूम ऑफ वाटर निकाल दूं, है ना, और वेट ऑफ वाटर निकाल लूं, तो वही मेरा वाटर कंटेंट होगा, क्योंकि वो जो पूरा वॉल्यूम है बचा हुआ अदर देन वेट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स, वो किसका होगा, वाटर का होगा, एयर बिल्कुल भी नहीं प्रेजेंट होगा। ये मुझे ऑलरेडी गिवन है। अगर मैं VS निकाल लूं, VW निकाल लूं, तो मैं WW भी निकाल सकती हूँ और मैं वाटर कंटेंट इजीली निकाल सकती हूँ। सिंपल हो गया। चलिए सबसे पहले यूज करते हैं कुछ फॉर्मुलेस। GS स्पेसिफिक ग्रेविटी, वो क्या होता है मेरा गामा S बाय गामा W, जिसे हम ना रो S बाय रो W भी लिख सकते हैं। अच्छा, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, अगर यहाँ पर न्यूटन होता तो वो यूनिट वेट होता, अभी फिलहाल हमें मास ही गिवन है तो हम डेंसिटी का यूज करेंगे, राइट। अच्छा, रो ऑफ W यानी कि डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है 1 ग्राम पर cc, है ना, ये 1 ही वैल्यू होगी, तो रो S कितना हो जाएगा 1 इंटू 2.7 ग्राम पर cc, ठीक है। अब सिंपल सी चीज है, रो S क्या होता है, रो S इज नथिंग बट वेट ऑफ सॉलिड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन द सॉइल। VS निकल जाएगा, ठीक है, 2.7 इक्वल्स टू हमारा 430 ग्राम्स था अपॉन VS, जो कि किस में आएगा CC में आ जाएगा, राइट। तो VS विल बी इक्वल टू 430 डिवाइड बाय 2.7,
159.25 सेंटीमीटर क्यूब, है ना, सेंटीमीटर क्यूब। ये मेरा VS निकल गया। अच्छा, V टोटल मुझे पता था, V टोटल इज नथिंग बट 250 सेंटीमीटर क्यूब। सो VW विल बी नथिंग बट V टोटल माइनस VS, राइट। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 2 सेंटीमीटर क्यूब। बस अब मैं वेट निकाल सकती हूँ, यानी कि जो मेरा रो W था विच इज WW अपॉन VW, ये 1 है मेरा। WW मुझे निकालना है, ये 90.75 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। सो WW will be nothing but 90.75 ग्राम। दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट। अब सिंपल है, वाटर कंटेंट क्या होता है? सो वाटर कंटेंट इज नथिंग बट वेट ऑफ द वाटर अपॉन वेट ऑफ द सॉलिड्स। वेट ऑफ वाटर कितना है हमारा? 90.75 ग्राम अपॉन वेट ऑफ द सॉलिड इज 430 ग्राम्स। अच्छा, इंटू 100 कर देंगे परसेंटेज के लिए, इट विल कम आउट टू बी 21.1%। ये निकल गया मेरा पहला पार्ट, विच इज कि अगर मेरा फुल्ली सैचुरेटेड है और वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं है। देखो, अगर वॉल्यूम में चेंज होता तो हम ये वाली चीज नहीं कर सकते कि वेट ऑफ टोटल में से, वॉल्यूम ऑफ टोटल में से वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकाल दिया तो वॉल्यूम ऑफ वाटर आ गया, क्योंकि वॉल्यूम जो अगर चेंज हो रहा है तो हम ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। जो कि नेक्स्ट पार्ट है हमारा, कि अगर फुल्ली सैचुरेटेड है लेकिन वॉल्यूम अब कितना इंक्रीज हो गया है, 10% से ज्यादा इंक्रीज हो गया है, तो बताइए क्या होगा इसका, देखते हैं। चलो पार्ट 2 सॉल्व करते हैं हम। तो ये अब वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो गया है मोर देन 10% ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम। तो बताइए फुल्ली सैचुरेशन में वाटर कंटेंट क्या होगा। ध्यान से समझिएगा कि अगर हमने सबसे पहले ये ओरिजिनल वॉल्यूम मुझे पता है विच इज नथिंग बट 250 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसमें अगर हमने 10% और ज्यादा ऐड किया तो कितना वॉल्यूम बच जाएगा? 275 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब फेज डायग्राम को समझिए। पहले अगर हम फुल्ली सैचुरेटेड ऑफ इनिशियल वॉल्यूम 250 लेते तो उसमें हमारा फेज डायग्राम कैसा होगा? सॉलिड पार्टिकल्स विल रिमेन सेम, सॉलिड में कोई भी चेंज नहीं आएगा। पानी कितना भी बढ़े, वॉल्यूम कितना भी बढ़े, सॉलिड पार्टिकल्स में चेंज नहीं आएगा। चेंज किस में आएगा? वॉल्यूम ऑफ वाटर में और वेट ऑफ वाटर में। इनिशियली वेट ऑफ वाटर कितना था मेरा? 90.75, राइट। अब अगर मैं क्या करूं, यहाँ पर देखो, यही कुछ एक्स्ट्रा बता है ना। तो अगर इतने वॉल्यूम का वाटर कंटेंट में इसके अंदर और ऐड कर दूं तो मुझे टोटल वाटर कंटेंट वाटर वेट ऑफ वाटर निकल जाएगा। तो हमने यही किया, न्यू वेट ऑफ वाटर इज इक्वल टू ओल्ड वेट ऑफ वाटर प्लस 10% ऑफ वॉल्यूम इनटू रो डब्ल्यू, राइट। अच्छा, रो डब्ल्यू क्या होता है? रो डब्ल्यू तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर होता है क्यूब, राइट। तो ये तो 1 है, तो ये 25 हो जाएगा और ये 90.75 ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर लिया था। तो नया वेट ऑफ वाटर निकल गया है हमारा। तो वाटर कंटेंट क्या होगा? वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ द सॉलिड विच विल कम आउट टू बी 26.91%। तो इस तरीके से आपको फेज डायग्राम की मदद से और एक कॉन्सेप्ट क्लियर रखने हैं कि वाटर कंटेंट क्या होता है, वेट ऑफ सॉलिड क्या होता है, एवरीथिंग। ये वन ऑफ द गुड क्वेश्चन है वाटर कंटेंट से रिलेटेड जो अपन ने आज कवर अप किए हैं। सो आई होप एवरीवन अंडरस्टूड ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ वाटर कंटेंट। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए, लैब इंटरव्यूज के लिए और आपके गेट एग्जामिनेशंस के लिए। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डू शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड कीप लर्निंग फ्रॉम सिविल दीपाली।